कैसे बढ़ेगा आगे, इसी उद्देश्य के साथ राइजिंग स्टार कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2024 की शुरुआत की गई, जो राइजिंग स्टार कम्युनिकेशन द्वारा प्रस्तुत और राइजिंग स्टार यूथ फाउंडेशन द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न उद्योग के दिग्गज, सरकारी अधिकारी और प्रतिष्ठित वक्ताओं ने मंच से अपने विचार साझा किए। इस सम्मेलन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति, नितिन अग्रवाल, दानिश आजाद अंसारी, संजय निषाद, राकेश सचान के साथ कई अन्य गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। समझ लेना सब लोग। ना भोक्तम क्षीयते, बिना भोगे कभी कटता नहीं। और कब तक नहीं कटता? कल्प कहते हैं 4 युग जोड़ करके एक कल्प बनता है। ये कलयुग है, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कई लंबी आयु है इनकी, कई गुना। 4 युग मिल जाए तब कल्प होता है। कल्प कोटि शतेरपि, ऐसे 4 युग मिल करके ऐसे जो कल्प बनता है, सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाएं तब तक कर्म पीछा नहीं छोड़ता। समझ लेना। इसीलिए हमें मन में से, हमारे में से कभी भी कोई गलत विचारधारा हम जीवन में सोचे ही नहीं, करने की तो बात अलग है। एक व्यक्ति परमार्थ कर सकता है, मन से भी कर सकता है। धन नहीं है तो मन से कर सकता है, धन नहीं है शरीर से कर सकता है, और धन है तो धन से कर सकता है। तन मन धन तीनों से परमार्थ कर सकता है व्यक्ति। देखिए, अभी आपने बताया यूथ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूथ की जो जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट का यूथ के प्रति क्या नजरिया है, गवर्नमेंट की यूथ के प्रति क्या पॉलिसी है, ये सब आज के समय में जानने समझने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले तो इसके जड़ में जाना होगा। यूथ पे इतना फोकस क्यों है? देखिए, यूथ पे इतना फोकस इसलिए है कि आज जो हमारा भारत देश है वो विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है। निश्चित तौर पे 55% से ज्यादा की आबादी भारत की नौजवानों की मानी जाती है। तो यकीनन जिस देश की आबादी का 55-60% हिस्सा नौजवानों का है, तो नौजवानों के कंधों पे भी समाज को और देश को आगे ले जाने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो मुझे लगता है कि हमारे देश के, हमारे समाज के नौजवान बखूबी जानते हैं। और जो यूथ की जो एनर्जी है, इसको हमारी गवर्नमेंट पहचानती है, समझती है। देश की हमारी मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें इंकरेज करने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए काम किया है। आज आप 2014 से अब तक की तस्वीर आप देखेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की जो पॉलिसी, इस पॉलिसी की मदद से, इस पॉलिसी के वजह से हमारा जो यूथ है उसको बहुत सारी ऐसी नए अपॉर्चुनिटीज मिले, बहुत सारे मौके मिले, उनको एक इंकरेजमेंट मिला, उनको एक रोड मैप मिला कि किस तरीके से भारत देश में सरकारी नौकरी के अलावा भी अगर यूथ के अंदर पोटेंशियल है तो और भी सेक्टर्स में अपने करियर के प्रति वो आगे बढ़ सकता है। जब हमारे ही लोग जाकर अगर कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को अमेरिका को चला सकते हैं, तो उन्हें हमारे लोग ही अगर हड़ताल कर दें तो पूरा अमेरिका बंद हो जाएगा। अगर मेरे लोग अपनी टेक्नोलॉजी से दूसरे का विकास कर सकते हैं, तो मैं अभी पिछले साल लंदन गया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हमें बोलने का अवसर मिला। तो मैंने उनसे कहा, भाई कभी भारत में लंदन दिखता था, आज लंदन में भारत दिखता है। और असली मैंने उनसे कहा, भाई असली भारतीय तब, क्योंकि एक भारतीय के अंदर राजनीति है, राजा मतलब राजा नीति बनाता है लोगों को राजा बनाने के लिए। तो असली भारतीय तब जब ब्रिटेन में अपना प्रधानमंत्री बना लो, सौभाग्यशाली है कि 4 महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री ब्रिटेन में हो गया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो मैंने वहाँ अपील करके आया कि भाई अपने पैसे से, अपने ज्ञान से आप दूसरे देश को विकसित कर रहे हो, तो अपनी मिट्टी जहाँ से जन्म लिए हो, जहाँ से आपका
आपका रिलेशन है, अपने एक एक फैक्ट्री को एक एक निवेश को अपने देश लाइए। कार्यक्रम में बशेश गाला, सुरेश मंशारमानी, रजत सिन्हा, आशीष अग्रवाल, संजय कथूरिया और किसलय पांडे जैसे वक्ताओं ने राष्ट्रीय विचार और देश की तरक्की को लेकर अपने विचार साझा किए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो थीम रखा, भारत ग्रो कैसे करेगा, तो मैं दुर्वेश यही कहता हूँ कि 3 चीज अगर हमारा यूथ फॉलो करता है 100% गारंटेड भारत ग्रो करेगा। सर यही चीज मैं लंदन में कहा, यूएसए में कहा और इंडिया में हर शहर में कहता हूँ दुर्वेश जी, 3 चीज, एजुकेशन, एनवायरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। जिस दिन हम ये 3 चीज को पकड़ेंगे हम विश्व गुरु भी बनेंगे और हम लाइफ एंजॉय भी करेंगे। एजुकेशन, जैसे मंत्री जी कहते हैं, स्कूल वाला एजुकेशन सिर्फ काफी नहीं है। जैसे हमारे पास आज एक डॉक्टर बहने बोलते घर में संस्कार से एजुकेशन होता है। आपके घर में अगर हम रामायण भगवत गीता से बात करते हैं वो एजुकेशन होता है। राइट स्किल होना चाहिए। इमेजिन करो 15 साल पहले बहुत एजुकेशन था तो भी टीसीएस को 1 साल आदमी को हायर करने के बाद 1 साल उसे ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन में वो स्किल अब डेवलप हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया अब आ रहा है। तो एजुकेशन के साथ साथ सेकंड, जैसे मंत्री जी से भी हमारा बात हुआ था, एनवायरनमेंट को हम लाइटली ले ही नहीं सकते। प्रकृति है, उसका आशीर्वाद है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जल से लेके, वायु से लेके, अग्नि से लेके, हवा, एक को भी प्रदूषित कर दिया तो आप इमेजिन करो आयुष 10 साल खराब हो गए, लंग कैंसर हो रहा है, लोगों को नई नई बीमारियां हो रही है क्योंकि हमने प्रकृति का रिस्पेक्ट नहीं रखा। तो एनवायरनमेंट को भी साथ में ले रहा है। एट थर्ड, जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप एक सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जिस दिन हम ये संस्कार डालेंगे कि शायद मुझे करोड़पति नहीं बनना है, ठीक है, लेकिन मैं लाखों लोगों के दिल के छूऊंगा, उन्हें मदद करूंगा, उनको वैल्यू दूंगा और दुआओं कमाऊंगा, आप ऊपर वाले के नजर में करोड़पति बन जाएंगे। और जैसे मंत्री साहब ने कहा, जन 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 आपकी पुण्य आपको काम आएगी। वैदिक शिक्षा का मैं इसलिए भी समर्थन करता हूँ कि आज के परिवेश में शिक्षित हम सब हैं, पर हमारी आपकी शिक्षा का एक बड़ा सीमित लक्ष्य है। क्या? कैसे भी नौकरी मिल जाए, बस नौकरी मिल जाए, चाहे बाबू की मिल जाए, चाहे क्लर्क साहब की मिल जाए, चाहे आईएएस साहब की मिल जाए, पीसीएस साहब की मिल जाए, किसी की भी मिल जाए, बस नौकरी मिल जाए, कैसे भी करके जीवन गुजर जाए, अपना भरण पोषण हो जाए, अपने बच्चों का हो जाए, पत्नी का हो जाए, अगर माता पिता के प्रति श्रद्धा बची है तो उनका हो जाए, बस। वैदिक शिक्षा व्यक्ति को पूरे समाज के लिए तैयार करती थी। वो व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम को जीता था। आज वो चीज गायब है। आज तो साहब हंसने के लिए भी लाफ्टर थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है, एंगर थेरेपी का सहारा लेना पड़ता था। ये संस्कृति नहीं। आज एक एक्सीडेंट होता है, 4 लोग वीडियो बना रहे होते हैं उस पे। ये हमारी वैदिक शिक्षा नहीं थी। आज की तारीख में आप इस चीज को नहीं पाएंगे। पहले के जब एक गांव में हमारी लड़की ब्याहती थी तो उस गांव की सारी लड़कियां बहनें कहलाती थी, और जिस गांव से लड़की आती तो उस गांव का हर लड़का भाई कहलाता था। आज ये गायब है। आज पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रख रहा, पिता पुत्र के प्रति, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, ये सब जाता सा जा रहा है। घोर अवसाद की स्थिति है, विचार अंधत्व की स्थिति है, हर चीज कॉमर्शियलाइज हो चुकी है। अगर इसे पूरी तरीके से ध्वस्त करके दोबारा भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को सही मायने में विश्व गुरु बनाना है, जैसा कि टॉपिक है भारत कैसे आगे बढ़े, तो यह आवश्यकता है कि प्राइमरी लेवल से दोबारा धीरे धीरे वैदिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। Our focus is more profitability. Right now, the startup companies are burning money. So, you know, if I'm getting in more details, so basically, if I talk about Zepto, okay, I don't want to mention the name, but delivery companies are, you know, they burn around 600, 700 to 1. That's the ratio. So, our focus is the profitability of the company. You know, IPO is done once you leave the funds. We would say we don't need funds in the future if we create profits in our company. So, yeah. हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों एंटरप्रेन्योरशिप? क्योंकि एक तरफ सैनिक है जो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है, एंटरप्रेन्योर भी एक तरीके से सैनिक है। वो जॉब क्रिएट कर रहा है, इस देश को विश्व गुरु बना रहा है, 5 ट्रिलियन का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वो बना रहा है। तो ये भी एक तरह से वॉरियर है। एक बड़ी लड़ाई होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, बहुत लोनली जर्नी होती है। तब उनको स्किल करते हैं, और ये तजुर्बा का एक सपना है कि 1 करोड़ लोगों या 1 करोड़ लोगों को स्किल किया जाए, जॉब क्रिएटर बनाया जाए।
जब 1 करोड़ लोग जॉब क्रिएटर बनेंगे, चाहे वो कोई भी काम छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अगर वो जॉब क्रिएटर बनेंगे, एक आदमी 10 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देगा तो 10 करोड़। हम एक बार एक कोर्ट गए मंत्री जी, सर हम कोर्ट गए किसी तारीख में, तो हमारे वकील ने कहा यहाँ बाहर एक आंटी जी अंदर कोर्ट का बढ़िया चाय बना, भाई उसके चाय बना दो। तो आंटी जी खड़े हो गए, सुरेश जी आप मुझे कैसे जाए? बोले आपकी फैक्ट्री से हम हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, हमें कुछ नहीं आता था, अकाउंट भी आप लोगों ने खुलवाया था और हमारी 3 बेटियों की आपके काम से शादी। तो ये है एंटरप्रेन्योर जो एनर्जी, देखिए इतनी सिर्फ एनर्जी है। आप में जितने लोग मानते हो अगर आपकी एनर्जी आई है तो आप जिंदगी में आगे रहोगे। हर चीज आज मंत्री जी ने एनर्जी दी, जेल तक इतना बड़ा तो सुधार हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। ये भी सब्जेक्ट हमारा एक तजुर्बा फाउंडेशन है, सिर्फ एजुकेशन पे हम चैरिटी करते हैं, अपना जो कमाई होती है उसका परसेंटेज जाता है, जब से लोग सीखते हैं उनका धंधा बढ़ता परसेंटेज जाता है। तो मंत्री जी हम भी उसको सहयोग देंगे तजुर्बा फाउंडेशन की तरफ से, हमारा इंटरेस्ट है। तो ये एक हमारा प्रण है कि 1 करोड़ लोग स्किल हो तो ये देश बहुत आगे, और 500 लोग IPO लेके आए SME एक्सचेंज में, छोटे बिजनेस भी लिस्ट हो, तो बहुत वेल्थ क्रिएशन स्टाफ की भी होती थी। जब मेरा पहला IPO आया था तो मेरा ड्राइवर भी खड़ा था। भारत में मैं किसी बड़े विशेषज्ञ से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि भारतीय एग्रीकल्चर में 20 माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट आज अपने आप में एक भारत है। भारत की इकोनॉमी करीबन 3 ट्रिलियन की है और माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 3 ट्रिलियन की है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक भारत है और भारत के एग्रीकल्चर में 20 भारत छुपे हुए हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत बड़ा हमारा सेगमेंट है। 140-145 करोड़ लोगों का पेट रोज भरना है, 3 बार भरना है। तो एग्रीकल्चर, और हम विश्व के भी अन्नदाता हैं। अभी पीछे प्रॉब्लम हुई तो हमने थोड़े से एक्सपोर्ट्स कंट्रोल किए, बट जनरली हमारा व्हीट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। तो क्या कहते हैं, मिल्क में हम नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं। तो एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन था, हमारा बैकबोन है, हमारा बैकबोन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पे एक लास्ट बात ये ऐड करूंगा कि एक ही चीज बार बार हमें एग्रीकल्चर में देखनी है ताकि हमारे फार्मर भाई बहन कभी प्रॉब्लम ना फेस करें, वो है टेक्नोलॉजी। जितना हम टेक्नोलॉजी का उपयोग एग्रीकल्चर में कर पाएंगे, जितना हम उनको एडुकेट कर पाएंगे कि उनको किस तरह की खाद, फसल, क्या क्या बीज क्या उपयोग करना है, हम बहुत बड़ा एक सेगमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 20 माइक्रोसॉफ्ट, 20 भारत हमारे एग्रीकल्चर में छुपे हुए हैं। तो ये माहौल एकदम टॉप क्लास है इस टाइम पे कि प्रोडक्ट चाहे आपका बैक एंड कोई भी हो, चाहे हार्ड प्रोडक्ट हो, चाहे सॉफ्ट प्रोडक्ट हो या एडवाइजरी प्रोडक्ट हो, बहुत ही कम समय में एंटरप्रेन्योर जो है नेशन वाइड फेमस हो सकते हैं, कैश फ्लो बन सकता है। इसी तरह हमने भी प्रोग्राम बनाया, विदिन 60 to 90 डेज जो है पूरी दुनिया चेंज हो सकती है। आज की तारीख में एक छोटे एंटरप्रेन्योर के विदाउट टू मच फंड्स, अपनी तरफ से लागत नहीं लगती है, लेकिन मोमेंटम बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकता है। मेरी खुद की स्टोरी ऐसी है, कंसल्टिंग का बिजनेस जो है थोड़ा डाउन हो गया था। कोविड के टाइम पे हम लोग ने मॉडल चेंज किया, विदिन 60 डेज हम लोग ने पूरा का पूरा मॉडल रिक्रिएट कर लिया अपने लिए। अभी हम दूसरों को भी सिखा रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश की तरफ से एक मेरा छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है, एक तरह से हम इसी बेल्ट को बिलोंग करते हैं, यहीं से हम लोग बढ़ के आगे हुए हैं। अभी हम पूना में रहते हैं, परंतु जब इंटरनेट पे काम करते हैं हज़ारों लोग आते हैं वेबिनार्स पे, और उसमें स्पेसिफिकली जो नॉर्थ बेल्ट है, यूपी बिहार वाला बेल्ट है, उसमें जनरली लोग डिमांड करते हैं कि आप हिंदी में बात करिए। होना भी चाहिए, मातृभाषा है, वो सब बढ़िया है, परंतु इंटरनेट की भाषा जो है वो है इंग्लिश। और आप देखिएगा कभी भी जो साउथ के स्टेट हैं वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे क्यों आए हैं। नॉर्मली आप देखेंगे जो डेवलपिंग बिजनेसेस है उसमें साउथ के स्टेट ज़्यादा क्यों है, बिकॉज दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट एंड स्पीक द ग्लोबल लैंग्वेज। तो उस हिसाब से मेरा खुद का एक कंट्रीब्यूशन भी रहा है। आई एम वर्किंग विद सर्टेन NGOs टू इम्प्रूव इंग्लिश लिटरेसी एंड इंटरनेट लिटरेसी इन यूपी एंड बिहार। एंड इस बारे में हम जितना भी कोशिश करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। एक तरफ से मातृभाषा है, डेफिनेटली इसको सपोर्ट करना चाहिए, परंतु इंटरनेट की भाषा जो है इंग्लिश ही है एंड दैट इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। तो जितना ज़्यादा उस तरफ जो है यूथ का जो ये रहेगा, बेंड रहेगा, उतना ज़्यादा उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भारत और तेजी से आगे कैसे बढ़ सकता है, भारत सबसे तेज कैसे बढ़ सकता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बिल्कुल क्लियर है कि अगर भारत को बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ना है
दूसरा सिंपल सा तरीका है कि भारत के यूथ को आगे आना होगा, युवाओं को साथ देना होगा। ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है, इस बात नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जितना बढ़ रहा है उसमें कितने युवाओं को योगदान है? बहुत कम, लेस देन 10%। क्या वो अगर भारत का बाकी का बचा हुआ जो 90% यूथ है वो भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दे, बच जाएंगे नंबर, बहुत तेज आगे बढ़ेंगे, यही होता है। तो क्या कारण है कि बाकी का जो यूथ है वो कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो भटका हुआ है, अलग अलग चीजों में, हर इंसान अलग अलग चीजों में भटका हुआ है। देखिए, दुनिया का एक बहुत ही महान ग्रंथ है जिसे हम कहते हैं भगवत गीता, और उसमें एक बहुत ही कमाल का श्लोक है, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसा व्यवसायित्मिका बुद्धि समाभवन विधीयते। पहली लाइन फिर से बोलता हूं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, यानी कि जो इंसान भोग और ऐश्वर्य में रहता है, जो इंसान सिर्फ मजे करने की सोचता है, जो अपनी इंद्रियों में भटका रहता है, लास्ट लाइन सुनिए, समाभवन विधीयते, वो समाज में प्रवेश नहीं कर सकता, वो खुद सफल नहीं बन सकता, और जो इंसान खुद ही सफल नहीं बन सकता वो देश में क्या कंट्रीब्यूट करेगा? और इसी श्लोक में बीच में वो लाइन आती है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसा व्यवसायित्मिका बुद्धि, यानी कि आपकी दृढ़ बुद्धि, आपका फोकस, आपकी इंटेलिजेंस, अगर जो इंसान मजे में रहता है, भोग में रहता है, ऐश्वर्य में रहता है, उसकी फोकस इंटेलिजेंट काम कर ही नहीं सकती, वो फोकस कर ही नहीं सकता। ये रीजन जो भगवत गीता में बताया गया कि इंसान भोग ऐश्वर्य से बाहर निकलेगा, तब जाकर के उसकी बुद्धि काम करेगी, तब जाकर के उसका फोकस बढ़ेगा। और मैं कहता हूँ कि इंसान को ना देश के बारे में सोचो, अच्छी बात है, पहले खुद के बारे में सोच लो, क्योंकि अगर आप खुद के बारे में सोचोगे, खुद बढ़ोगे, तो ऑब्वियसली देश तो बढ़ना ही है। तो इंसान खुद आगे कैसे बढ़ेगा? बड़ा वही बन सकता है जो बड़ा कर सकता है, और बड़ा वही कर सकता है जो बड़ा सोच सकता है। और आपको बड़ा करने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बड़ा सोचने के लिए कभी भी आपको फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित करके किया। ब्रजेश पाठक ने इस दौरान युवाओं की बात कही, समाज में परिवर्तन की बात कही, साथ ही उन्होंने कई उद्यमियों और उभरते हुए प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर की बधाई देते हुए युवाओं को राम पथ पर चलने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें भगवान राम और श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलना चाहिए, समाज हित में काम करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राइजिंग स्टार के इस पहल की सराहना करते हुए कहा, राइजिंग स्टार कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2024 हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। ऐसे मंच विविध दृष्टिकोण और विचारों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश को विकास पथ की ओर ले जाते हैं। राइजिंग स्टार कॉन्क्लेव को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइजिंग कम्युनिकेशन के संस्थापक और प्रबंध निदेशक दुर्वेश यादव ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं राइजिंग स्टार कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2024 में मिले इस जोश और उत्साह से वास्तव में आभारी और अभिभूत हूँ। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सम्मानित कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ विभिन्न उद्यमियों के प्रतिष्ठित दिग्गजों को विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपके विशेष समर्थन और प्यार से ही इसे सफल बनाया है। साथ ही दुर्वेश ने राइजिंग स्टार कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2024 की सफलता में योगदान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद दिया। दुर्वेश ने आगे कहा कि ये सफल कॉन्क्लेव सिर्फ शुरुआत है, हम पहले से ही राइजिंग स्टार कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2024 के अगले सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां हमारा लक्ष्य मंच को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। पहले तो मैं मनीष भैया का धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई, उसके बाद चित्रेश सर, तुषारिका जिन्होंने कमान संभाली। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, कल मुझे आंसू तक आ गए, मैं इमोशनल हो गया कि कैसे इवेंट मैनेज होगा, बट आई थिंक बहुत अच्छे से हो गया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी लौटेंगे सीजन 2 के साथ, सो स्टे एक्साइटेड, सी यू सून। वहीं राइजिंग स्टार कम्युनिकेशन के सह संस्थापक ब्रजेश तिवारी ने उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राइजिंग स्टार कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2024 कई महीनों की कड़ी मेहनत थी और पूरी टीम के जबरदस्त प्रयास के बिना ये आयोजन सफल नहीं होता। मैं इस आयोजन का अनुभव करने के लिए आभारी और अभिभूत दोनों हूँ, जो इस तरह था जैसे हमारे लिए एक सपना हकीकत में बदलना। हमारे बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री और विभिन्न उद्योगों की
हस्तियों का इस कार्यक्रम में आना, अपने विचार और विजन को लोगों तक पहुंचाना इस कार्यक्रम की सफलता की पूंजी थी। साथ ही वहां मौजूद लोगों की उत्कृष्ट प्रतिक्रिया और जुड़ाव के कारण ये कार्यक्रम वैसा ही बना जिसकी राइजिंग स्टार ने कल्पना की थी। ये पूरा कार्यक्रम भारत आगे कैसे बढ़ेगा विषय पर केंद्रित था, जिसमें उन महत्वपूर्ण विषयों और चुनौतियों को संबोधित किया गया जिनका राष्ट्र अपनी प्रगति की यात्रा में सामना करता है। इस कॉन्क्लेव ने सार्थक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसमें प्रतिभागियों को देश के समग्र विकास के लिए अपनी अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा करने में सक्षम बनाया गया। कार्यक्रम के आयोजकों का मानना है कि ये सफल कॉन्क्लेव सिर्फ शुरुआत है। हमारा उद्देश्य है कि युवाओं और समाज को दिशा देने वालों के बीच सार्थक बातचीत के लिए एक मंच हो, जो हमारे राष्ट्र की भलाई के लिए कार्य करे। और इसी दिशा में राइजिंग स्टार कॉन्क्लेव और अवार्ड्स का आयोजन हो रहा है, जिसने भविष्य के संस्करणों के लिए एक मजबूत मिसाल कायम की है।